क्या सच में नवी मुंबई मुंबई से आगे चली जाएगी? क्योंकि नवी मुंबई एकदम हॉट टॉपिक है और नवी मुंबई पे ही पूरे इंडिया में डिस्कशन चल रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी चीज़ हो। एनीवे देखिए, मुंबई एक नाम नहीं, मुंबई एक ब्रांड है। करेक्ट। यानी मुंबई एक ब्रांड ऐसा कि हर एक बिजनेस जो है, हर एक बिजनेस को मुंबई का एड्रेस चाहिए होता है। आपने मुंबई सुना, हाँ, मुंबई 3.0 सुना, लेकिन आपने मुंबई 2.0 नहीं सुना। जानते भी नहीं ये नैना कौन है? ये नैना, ये वर्ड बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो ऑलरेडी उसके लिए हमने प्रॉपर इंफ्रा बनाया, उसे नहीं हटाया जा सकता। आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो ताकि उसको डिसेंट्रलाइज इस तरीके से किया जा सके कि कुछ पार्ट वहाँ पे होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे होगा, लेकिन इमीडिएटली उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने इस तरीके से जो कमर्शियल प्लानिंग की हुई है, जैसे आप BKC2 जिसकी बात कर रहे हैं, BKC2 अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो कमर्शियल की वहाँ पर जो प्लानिंग हो रही है, आज BKC2 में इसलिए बोल रहे हैं, जैसे BKC में आप जाएंगे, इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या क्रॉस वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग नवी मुंबई में ऑलरेडी बेट लगा चुके हैं और कुछ लोग बेट लगा रहे हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लौटे हैं एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे मुंबई और नवी मुंबई के बारे में। हालांकि हम बचपन से मुंबई में रह रहे हैं और नवी मुंबई को हमने डेवलप होते हुए देखा है। हम तब से नवी मुंबई को जानते हैं जब यहाँ पर एक भी कमर्शियल हब नहीं था और कोई भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं थी। और तब से और आज के टाइम में नवी मुंबई कितनी डेवलप हो चुकी है। और अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि क्या नवी मुंबई मुंबई को भी पीछे छोड़ देगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, AI सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, इन सभी के मामले में मुंबई सिटी में क्या कुछ नहीं है। मुंबई को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की एक बहुत ही जानी मानी और बहुत ही बड़ी सिटी है। और नवी मुंबई का जो पिछले 4 से 5 सालों में और या फिर इस पिछले एक दशक में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से नवी मुंबई एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब ऑलरेडी बन चुका है और आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नवी मुंबई को डेवलप कर रही है, इंडस्ट्रीज़ के मायने में देखा जाए या फिर डेटा सेंटर्स के मामले में देखा जाए, एजुकेशनल हब्स के मामले में देखा जाए, यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और इसी सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नवी मुंबई का फ्यूचर क्या मुंबई से भी ज़्यादा ब्राइट है? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट एक बार फिर से संदीप पाल सर का। तो एक बार स्वागत है संदीप सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का ये जो टॉपिक हमने चूज़ किया है मुंबई और नवी मुंबई का कंपैरिजन, जहाँ पे मेरा भी पर्सनल थॉट यही है और हमारे दर्शकों का भी यही है कि क्या सच में नवी मुंबई मुंबई से आगे चली जाएगी? एक्चुअली ये आज के टाइम पे एक हॉट टॉपिक है। अभी हॉट टॉपिक क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि नवी मुंबई एकदम हॉट टॉपिक है और नवी मुंबई पे ही पूरे इंडिया में डिस्कशन चल रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी चीज़ हो। एनीवे तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वीडियो है इसको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाते हुए हम लोग आज नवी मुंबई की जर्नी कैसे शुरू हुई, मुंबई की जर्नी कैसे शुरू हुई और हमें नवी मुंबई की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। मुंबई कैसा है कि मुंबई, अगर आप बहुत इसकी बैक स्टोरी में जाएंगे तो मुंबई लमसम 7 आइसलैंड से बना हुआ है। 7 आइसलैंड्स जैसे आपके मुंबई आइसलैंड हो गया, फिर कोलाबा हो गया, लिटिल कोलाबा हो गया, माहिम हो गया, परेल हो गया, मज़गांव हो गया, ऐसे 7 आइसलैंड से, वो 7 आइसलैंड से मुंबई बना हुआ है जी। फिर उसके बाद में जब ये आइसलैंड्स की हुई, फिर उसके बाद में बहुत सारी इसमें हिस्ट्री है। 15वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज आए हुए थे, फिर ब्रिटिश आए, फिर उसके बाद में किंग चार्ल्स के साथ में शादी हुई, फिर वो डॉवरी में दिया गया। वो एक अलग बड़ी लंबी कहानी है, बट हम एक यहाँ से आते हैं अराउंड 18वीं सेंचुरी के आसपास में मुंबई की जो जर्नी शुरू हुई है वो वहाँ से शुरू हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ने ये लैंड लीज पे दी। फिर उसके बाद जो 18वीं सेंचुरी आई, फिर वहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है। फिर हमें ये पता चलेगा कि ये मुंबई आइसलैंड से फाइनेंशियल कैपिटल कैसे बना। ओके। अब मुंबई की आइसलैंड से फाइनेंशियल कैपिटल की जो जर्नी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। 18वीं सेंचुरी के बाद में लैंड का ब्रिटिश लोगों ने रिक्लेमेशन किया, यानी कि उन्होंने जो आइसलैंड थे उनको सारे आइसलैंड को एक साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। फिर पोर्ट, हमारे पास में जो पोर्ट थे वो एशिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गए। फिर उसके बाद में
आपकी कॉटन की जर्नी शुरू हुई, फिर कॉटन तो कॉटन मतलब वो जब भी सिविल वॉर्स के टाइम पे इन्होंने अमेरिका का जो सिविल वॉर चल रहा था उस समय ग्रोथ के लिए, यस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फिर उस कॉटन की जो जर्नी थी उसके बाद में जो बॉम्बे था वो एक ट्रेडिंग सेंटर की, यानी उसको एक ट्रेड हब की तरह उसको ट्रीट किया गया। और फिर उसके बाद में एक नया रेवोल्यूशन आया मुंबई में, और जो ट्रेन थी फर्स्ट ट्रेन थी वो अराउंड 1853 के आसपास में शुरू की गई थी। तो वो भी बोरी बंदर से थाने पहली ट्रेन चली थी। फिर वहाँ से एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तैयार हुआ। इंडिया की सबसे पहली ट्रेन भी वहीं से स्टार्ट हुई थी, और फिर कमर्शियल हब भी मुंबई से ही हुआ था। जो वहाँ से परसेप्शन चेंज हुआ मुंबई का, वो एक एज अ इंडस्ट्रियल हब करके आया, क्योंकि वो ट्रेन चलने के बाद में वो इंडिया की फर्स्ट ट्रेन थी। वहाँ से पूरा का पूरा जो मुंबई का परसेप्शन था वो चेंज हो गया। वो 7 आइलैंड्स पूरी तरह से मेनलैंड को कनेक्ट हो गया। उसके बाद लोगों में 7 आइलैंड सारे कनेक्टेड हो गए। फिर जो जितने भी आप अगर इंडिया में जाके देखेंगे तो जितने भी सी के आसपास के जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर वो ट्रेडिंग वहाँ पे, क्योंकि सी के अपने पास में जो पहले वे था एयर था नहीं, तो अपने पास में जो कनेक्टिविटी थी अदर कंट्रीज को कनेक्ट करने की वो सी थी। तो वैसे ही सारे जितने भी दूसरे इंडिया के दूसरे आइसलैंड्स हैं वैसे ही कनेक्ट हुए, लेकिन मुंबई के पास में आइसलैंड्स काफ़ी ज़्यादा थे, प्लस यहाँ पर अराउंड 1/3 पार्ट तो पानी है, तो चारों तरफ से आने की कनेक्टिविटी। इंडिया का ईस्ट कोस्ट कोलकाता से ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो जब वेस्टर्न कंट्रीज को था तो वेस्ट कोस्ट ज्यादा नजदीक था, इस वजह से मुंबई का डिमांड और ज्यादा बढ़ गया। और मुझे लग रहा है इसी के बाद तो आरबीआई का इनोवेशन और स्टॉक एक्सचेंज, यस वो जर्नी जब शुरू हुई यहाँ से, जब वो जर्नी खत्म हुई, फिर उसके बाद में अराउंड 20th सेंचुरी में हमारे पास में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई और भी जितने कैपिटल हब आज इंडिया के माने जाते हैं उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह ओपन हुए। फिर जो मुंबई थी उसका अगेन एक परसेप्शन चेंज हुआ। फिर ये कैपिटल सिटीज़ में आ गए। फिर जैसे जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कि अगर बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर्स आ रहे हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर उससे और भी बहुत सारे कनेक्टेड वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है। इसका एक बेनिफिट बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हुआ है कि मुंबई से ही बहुत सारी कंपनीज की शुरुआत हुई है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे भी नाम लेंगे तो रिलायंस, टाटा जैसा मुंबई से ही इनकी शुरुआत हुई आज के टाइम पे। एग्जैक्टली जैसे हम मुंबई देखेंगे, मुंबई एक नाम नहीं, मुंबई एक ब्रांड है। करेक्ट। यानी मुंबई एक ब्रांड ऐसा कि हर एक बिजनेस जो है, हर एक बिजनेस को मुंबई का एड्रेस चाहिए होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब एक नाम नहीं, एक शहर नहीं, अपने आप में एक ब्रांड है। तो वैसे ही बहुत सारी कंपनीज आई, वैसे ही बहुत सारे जो भी फाइनेंशियल कंपनीज थी या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से थी, उन सारे लोगों ने अपना हब बनाया। इंडिया के मोस्ट प्रेस्टीज कंपनीज जो थी वो सभी लोगों का एड्रेस आपको मुंबई का मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे मुंबई ऑलरेडी ब्रिटिश एरा के टाइम से ही जैसे वो डेवलप होना चालू हो चुकी थी, तो इंडिपेंडेंस के एक 20-25 साल के बाद ही मुंबई इतनी क्राउडेड हो चुकी थी कि एक नए स्पेस की जरूरत थी मुंबई के आसपास, और वहीं कहीं मुझे लगता है नवी मुंबई का प्लान शुरू हुआ होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि इसके साथ में जैसे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए और इसे एक फाइनेंशियल कैपिटल सिटी कहा गया। फिर उस टाइम पे बॉलीवुड भी, जितने भी बॉलीवुड के बॉलीवुड आया, बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत रोजगार आया, यानी अक्रॉस वर्ल्ड से और इंडिया से तो लोग आने ही लगे। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत स्टे किया। फिर जो मुंबई थी वो पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो गई। जब वो मुंबई ओवर पॉपुलेट होने लगा तो अपने पास में क्या है कि लैंड जो है वो लैंड लिमिटेड है। मुंबई में सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि लैंड लिमिटेड है। हम सिर्फ हाइट में जा सकते हैं, बट हाइट में भी आप कितना जाएंगे, एक रेस्ट्रिक्शन है। तो उसके बाद में फिर मुंबई, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुंबई में इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग अथॉरिटी को भी पता चला होगा ये मैनेजेबल नहीं है। तो उन्होंने फिर इसके हिसाब से सोचा होगा कि एक अपने को नया सिटी डेवलप करना पड़ेगा। यानी फिर आप देखेंगे फिर नवी मुंबई, क्योंकि वहाँ पर जो गलतियाँ मुंबई में हुई थी, यानी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था। मुंबई में आप अगर देखेंगे वाइड रोड्स वगैरह नहीं थे। और जो पहले के हिसाब से प्लानिंग हुई थी वो आप आज नहीं चेंज कर सकते। आज मुंबई में आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं। आप एक लोकेलिटी को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते। तो आज इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बट चेंज करने की गुंजाइश नहीं। फिर उनको ये समझ में आ गया कि इतनी पॉपुलेशन को हम मुंबई में तो नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने सोचा मुंबई में अगर नहीं संभाल पाएंगे तो फिर हमें एक इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए।
जैसे कि आप दिल्ली में जाएंगे, सेम सिचुएशन दिल्ली के साथ में नोएडा आया, नोएडा आया, नोएडा के साथ में ग्रेटर नोएडा आया। करेक्ट। वैसे यहाँ पर मुंबई के साथ में नवी मुंबई आया, और नवी मुंबई के साथ में आपका थर्ड मुंबई, नैना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आप क्योंकि क्या होगा, अगर इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर आ रही है और इतने सारे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बहुत सारे डेटा सेंटर, दुनिया भर की चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। राइट। हाँ, तो मैंने भी उससे कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो क्लेम करती है कि आज के डेट में जो जिसको नवी मुंबई का फ्लेक्स करते हैं, लाइक ना अटल सेतु ब्रिज हो गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो गया, इन सब की प्लानिंग जो डेटाबेस में निकल के आती है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो 1960s के आसपास की है। मतलब मैंने सुना है कि अटल सेतु का सबसे पहला प्रस्ताव 1963 में आया था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1960s या 80s के आसपास निकला था। तो आज जिस हिसाब से नवी मुंबई डेवलप कर रही है, तो इसमें नवी मुंबई मेनलैंड को, मुंबई मेनलैंड को नवी मुंबई को जोड़ने का सबसे बड़ा काम अटल सेतु ने कर दिया है। दूसरा, JNPT पोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी मिली है, और आने वाले जितने भी प्लान पिछले 3-4 साल में, ये दोनों चीज़ जब से लाइव हुई है, अटल सेतु और एयरपोर्ट, तो नवी मुंबई की स्पीड जो बूस्टअप हुई है, इसके बाद अब लोग और जितने भी, जैसे मैं स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट की बात करूँगा, जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि अब एक्चुअली में सब जगह पे यही बात हो रही है कि नवी मुंबई डेफिनेटली मुंबई को बीट कर देगा हर एक मामले में। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ अभी भी मुंबई में ही है, मेन कनेक्टिविटी। एक्चुअली अभी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने डावोस में गए थे। हाँ, तो वो एक्चुअली थर्ड मुंबई और मुंबई 3.0 की जो एक सोशल मीडिया में जब चर्चा एक्चुअली में शुरू हुई और इन्वेस्टर्स लोगों ने एक्चुअली में ध्यान देना शुरू किया है, वो उस इवेंट के बाद था। उस इवेंट के बाद में क्या हुआ, लोगों को थर्ड मुंबई पता चला। लोगों को ये पता चला है नवी मुंबई के बाद भी कुछ आने वाला है। अच्छा। अभी मुंबई वाला कभी सोचते ही नहीं था नवी मुंबई आने के लिए। यानी अगर मुंबई में जो बांद्रा में रहता है वो बांद्रा में ही रहेगा। करेक्ट। जो जिस लोकेशन पे रहता है उसको वो लोकेशन सूट करती है। अभी नवी मुंबई वालों को लगता है कि नवी मुंबई बहुत दूर है, बिल्कुल, भी बहुत टाइम। लेकिन अगर आप देखेंगे लमसम 1970 के आसपास में हमारी नवी मुंबई की शुरुआत हुई। राइट। तो नवी मुंबई की शुरुआत में 1970 में सबसे पहले जो प्लान किया गया, वाशी हो गया, नेहरू हो गया, बेलापुर हो गया। बेलापुर फर्स्ट CBD हमारा बेलापुर है। लेकिन वो जो जर्नी थी, यानी वो जो जब पहला प्लान हमारा आया 1970 के आसपास में, उसके बाद में लमसम 20-30 ईयर्स कुछ हुआ ही नहीं। राइट। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये जर्नी शुरू होती है लमसम 2000 से। हाँ, उसके पहले ये जो प्रोसेस थे, शायद हो सकता है कि उतनी ज़रूरत नहीं थी। राइट। और वो जो ट्रैफिक का कंजेशन था, जियोग्राफिकल कुछ प्रॉब्लम्स थे, और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, कुछ लैंड के जो एक्विजिशन थे वो प्रॉपरली नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से शायद वो थोड़ा डिले हुआ होगा। इस पॉइंट से तो मैं भी अग्री करूंगा आपके कि एक्चुअली में नवी मुंबई जो 2000 से शुरू हुआ, क्योंकि कनेक्टिविटी के मैटर में भी अगर बात करूं, उस समय सिर्फ 2 कनेक्टिविटी था। एक वाशी ब्रिज था जो भी बड़ा नहीं था, एक सिंगल रोड पे था, इंक्लूडिंग ऐरोली ब्रिज था जो सिंगल रोड पे था, और कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी। इस वजह से डेवलपमेंट भी स्लो थी। 2000 के बाद जब एक्सपेंशन हुआ रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ, कमर्शियल हब्स भी 2000 के बाद ही नवी मुंबई की तरफ आए हैं। ये जो हमारा कोपर कन्ने से रेलवे का MIDC एरिया आता है, तो रुबे MIDC पावने, ये MIDC बनने के बाद थोड़ा बूस्ट मिला था नवी मुंबई इकोनॉमी को। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने मुंबई सुना, हाँ, मुंबई 3.0 सुना, लेकिन आपने मुंबई 2.0 नहीं सुना। अच्छा, हाँ, ये सही बात है। वो मुंबई 2.0 मिसिंग है। राइट। वो इसलिए मिसिंग है कि वो इतना डिले हो गया कि लोग भूल गए। अच्छा। मुंबई 2.0 मतलब क्या हुआ, आपका वाशी से लेकर के जो पनवेल तक की बेल्ट है वो आपका मुंबई 2.0 है। लेकिन उसको ट्रेन की कनेक्टिविटी में बहुत टाइम लग गया। करेक्ट। इवन जो मुंबई में रहता था वो सिर्फ रहने के लिए नहीं आएगा ना यहाँ पे। अगर आप कोई सिटी डेवलप कर रहे हो तो उसके आसपास में आपको एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करना पड़ेगा। करेक्ट। उसके आपने एक CBD बना हमारा, CBD में कुछ लोग आए काम करने के लिए, लेकिन बाकी उसके अलावा रोजगार यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो लोगों को जब मुंबई में ही काम करना है तो लोग सोचेंगे मुंबई में रहते हैं। सही बात। और फिर उन्हें लगता था कि मुंबई से यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी टास्क है। राइट। आपकी मुंबई की जो लाइफलाइन है वो ट्रेन, लोकल ट्रेन ही आपकी अगर नहीं शुरू हुई है तो कैसे आप कम्यूट करेंगे? रोड से तो होगा नहीं। तो लोगों को तो यहाँ पर डेली ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। बसेस को इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ट्रेन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आई, बस आई, फिर उसके बाद में ऐरोली की आप पूरी बेल्ट देखेंगे, वहाँ पर जैसे जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आए, कंपनीज आए, कुछ लॉजिस्टिक की कंपनीज आई, कुछ IT कंपनीज आई, फिर जाकर के लोगों ने कोपर खैरने देखेंगे, आप ऐरोली देखेंगे, कंसोली देखेंगे। तो वो जब बेल्ट थोड़ा एक्टिव हुई तब जाकर के यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, 2005, 2006-07 तक भी ना नवी मुंबई में रहने वाले लोग
मुंबई की तरफ ही अपने ऑफिसेस काम के लिए जाते थे, तो Exactly. नवी मुंबई 2005 में कमर्शियल में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगी Yes, थी। इसके लिए आपने इस बेल्ट मुंबई के बारे में। 2.0 नहीं सुना, क्योंकि मुंबई 2.0 आउटडेटेड हो गया था। राइट, तो डिले हो गया था। यस, आपने मुंबई 3.0 सुना, क्योंकि हाँ। मुंबई 3.0 इसलिए आपने सुना क्योंकि उसको अच्छे से लोग डिस्कस Right. कर रहे हैं, अच्छे से उसका प्लान बताया जा रहा है। प्लस अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, अप्रूवल्स हैं, लेआउट्स हैं, अभी भी नहीं आए हैं। करेक्ट। बट फिर भी हम पूरे इंडिया में मुंबई 3.0 की चर्चा हो मुझे लग रहा है क्योंकि मुंबई 3.0 में सबसे पहले एक्सपेंशन की बात नहीं हो रही है, पहले कमर्शियलाइजेशन की Yes, बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। आने वाले समय में कंप्लीटली आईटी हब बनेगा, आईटी सेक्टर बनेगा, इसकी बात हो रही है। जॉब्स जनरेट होंगे, इसकी बात हो रही है। फाइनेंस कैपिटल बन सकता है, इसकी बात हो रही है। इस वजह से हमने शायद Exactly. मुंबई 3.0 को ज्यादा एग्जैक्टली पॉइंट यही है। मुंबई 2.0 इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के रहने का तो हमने सुविधा कर दी इंतजाम थी, कर दिया हाँ। था, लेकिन लोगों के काम करने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था, कोई इसीलिए। कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। आज हम क्या हो रहा, रहने की जो बात है वो हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन एज अ इंडस्ट्री वहाँ पर क्या क्या आने वाला है, कौन से डेटा सेंटर आने वाले हैं, कौन से नए नए डेवलपमेंट है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या क्या आया। जैसे आपने कनेक्टिविटी अटल सेतु की, बिल्कुल। अटल सेतु से क्या पूरा एकदम इमीडिएटली पूरा गेम चेंज हो गया। एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारा यहाँ पे रोजगार आएगा। उसके अलावा बहुत सारे ग्रोथ सेंटर की प्लानिंग चल रही है, और भी बहुत सारा जो डेवलपमेंट थोड़ा एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट चल रहा है, डेटा सेंटर की बातचीत चल रही है, इतने सारे कमर्शियल बन रहे हैं। अगर आप थाने से लेके पनवेल की बेल्ट देखें, इतना सारा कमर्शियल बन रहा है, तो वो कमर्शियल बन रहा है रोजगार के लिए, तो लोगों को ये एक आइडिया आ रहा है कि हाँ यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आने वाली। अगर आपका एयरपोर्ट एक ऐसा छोटा सा सिटी यानी नवी मुंबई में आप मतलब अल्टीमेट हाईवेज बने हुए हैं, हाँ, एक तरफ पोर्ट है, spacious. एक तरफ एयरपोर्ट है, करेक्ट। किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, बड़े बड़े रोड्स हैं। एक छोटे से शहर को और क्या चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उसके देखें, रोजगार के यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अभी आपने एक टर्म यूज़ किया डेटा सेंटर्स। मैंने एक रिसर्च रिसेंटली किया था कि आज के ही 2026 का अगर डेटा उठा है तो इंडिया का 60% डेटा सेंटर नवी मुंबई में ही ऑलरेडी है, और मुंबई 3.0 का रियल स्टेट भी बोलता है कि वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स के लिए पहले ही लैंड्स अक्वायर्ड कर दिए। क्या ये सही है? मतलब डेटा सेंटर्स के डेवलपमेंट के लैंड 100% रिजर्व्ड है। इवन इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर भी नवी मुंबई में ही होगा। ओके, आने वाले समय में होगा, आने मतलब वाले टाइम नवी मुंबई या 3.0 में? नवी मुंबई में आ रहा है वो yes. चीज़ उसके लिए, और ये पूरा एक्सपेंडेंट जो है 3.0 तक एग्जैक्टली जाने ही वाला है उसमें। 3.0 तो वैसे जो एग्जिस्टिंग जो आपको दिख रहा है वो 2.0 है। अच्छा। और जो 3.0 है उसके भी जर्नी थोड़ी लंबी है, लेकिन उसके भी टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और उसका भी काम शुरू हो गया है और प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सब शुरू हो गई उसमें, तो वो भी आपको बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे नैना हो गया 3.0, कैसी जिसे बोलते हैं, करनाला साई चिरनेर का भी अब आपको सारी डिटेल कुछ समय के बाद में सब दिखने लगेगी। जिस तरीके से सिडको इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है, बहुत डेस्परेटली वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको मार्केट में ये सारी चीज़ें विद प्लानिंग दिखने लगेंगी आपको। इसका एक ही सिंपल क्वेश्चन लूँगा, यस नो में आंसर चाहिए होगा। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में नवी मुंबई और मुंबई 3.0 दोनों भी जो सेक्टर, दो अलग अगर मैं करूँगा, ये मुंबई से काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे? यस, काफ़ी एडवांस होंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे, काफ़ी एडवांस होंगे। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि आगे होंगे या पीछे होंगे, ये तो मैं कहूँगा शायद हो सकता है मुंबई हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली मुंबई इज़ अ ब्रांड। मुंबई एक्चुअली, मुंबई इज़ मुंबई, आई विल से ओल्ड इज गोल्ड। जैसे नवी मुंबई में आप आएंगे तो वाशी। Okay. वैसे हर सिटी का हर Exactly. स्टेट एक का अलग अपना चार्म कुछ ना होता है कुछ हर सिटी का अपना। क्योंकि अभी क्या है, उसको ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंस है वो तब होगा जब इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। करेक्ट। और किसी भी जो आपकी 40-50 साल की हिस्ट्री है उसको डिसेंट्रलाइज करना वो एक काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। वो इतना आसानी से, इतना जल्दी से नहीं हो सकता। जैसे मंत्रालय वहाँ से इतना जल्दी नहीं हटाया जा सकता है, फंड्स भी लगेगा बहुत सारा उस चीज़ के लिए, बहुत सारी फाइनेंशियल कैपिटल जो ऑलरेडी उसके लिए हमने प्रॉपर इंफ्रा बनाया उसे नहीं हटाया जा सकता। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ताकि उसको डिसेंट्रलाइज इस तरीके से किया जा सके कि कुछ पार्ट वहाँ पे होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे होगा, लेकिन इमीडिएटली उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। इन सभी डेवलपमेंट के बाद सोचते सोचते तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुंबई मेनलैंड, मुंबई सिटी भी जब डेवलप हो भी रही थी और जब रेडी भी हो गई है, इवन फाइनेंशियल कैपिटल हर चीज़ आ गया, वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, वो था वेयर हाउसिंग। पोर्ट हमारा मुंबई में है बराबर, माझगांव पोर्ट और डॉकयार्ड, यहाँ पे सब पोर्टिंग है, पोर्ट है, शिप यार्ड्स है, एयरपोर्ट भी हुई है, लेकिन वहाँ से वेयर हाउसिंग काफ़ी दूर थी, जो कि भिवंडी ये हब बना था जहाँ पे पूरा वेयर हाउसिंग हुआ था।
तो क्या नवी मुंबई और मुंबई 3.0 के लिए भी वही वेयर हाउसिंग है या फिर उसका भी कोई प्लान है आने वाले समय में? अगर आप वेयर हाउस की बात करेंगे तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपना है उसमें हमने कार्गो की भी फैसिलिटी, यानी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड कार्गो, बहुत बड़ा कार्गो है यहाँ पे। ओके। अगर आपकी कार्गो की अगर उन्होंने ये सिस्टम वहाँ पर बनाया हुआ है तो उसके लिए उनको नियर बाई आपको वेयर हाउसेस लगेंगे। हाँ। यहाँ का जो नियर बाई वेयर हाउसेस अभी है जो एग्जिस्टिंग है वो आपका भिवंडी है, बट भिवंडी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो चुका है। अगर आप भिवंडी में जाएंगे कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, यानी पड़गा तक अगर आप जाएंगे, हाँ, पड़गा तक वहाँ पर वेयर हाउसेस बन गए और वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में नासिक भी टच हो जाएगा। इगतपुरी तो पहुँचने वाले हैं अभी। इधर अपने पास में लैंड नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ से उरन जाएंगे, उरन की तरफ जाएंगे तो अपने पास में लैंड का अच्छा खासा अपने पास में लैंड बैंक है। ओके। तो जो आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे जो बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे होगा जी, वो आपके वेयर हाउसिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आपको, वो खारपाड़ा की तरफ, उरन से आगे दिघोड़ा, ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग अभी छोटे-छोटे वेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्कुल, हाँ। वो क्या है, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें सिडको क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लानिंग में है कि उसको ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप अभी 4-5 दिन पहले प्लॉट की टेंडर लिस्ट आई है तो अगर आप देखेंगे तो द्रोणागिरी में लमसम 6 से 7 प्लॉट्स आए हुए हैं जो वेयर हाउस के लिए ही रिजर्व है। ओके। तो उनको भी मालूम है कि ये एक्टिविटी यहाँ पर लगने वाली है, तो वो गवर्नमेंट भी उस हिसाब से प्लान कर रही है। प्लस आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मार्केट होगा यहाँ पे। यानी अगला जो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल में वो सारा वेयर हाउस लॉजिस्टिक में होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक तो हमको लग ही रहा है। आज आप कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए तो आपको स्पेस तो चाहिए ना। करेक्ट। तो वो स्पेस कहीं ना कहीं नियर बाई चाहिए जहाँ से उनको फ्रेट की कॉस्ट भी कम आए। ओके। वो भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेट और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत अगर लंबा जाना पड़ेगा तो हमारे ऊपर भी कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा आएगी। तो उनका पहला पर्पस ये होता है कि नियर बाई, अब यहाँ से या तो आपको पोर्ट में माल आएगा या तो एयरपोर्ट में माल आएगा। तो एयरपोर्ट और पोर्ट इसके नियरेस्ट जो लोकेशन है वही पहले फाइंड आउट की जाएगी। वो कोई नहीं जाएगा यहाँ से भिवंडी जाए, अभी ऑप्शंस नहीं है, भिवंडी जाएंगे। लेकिन अभी आप कुछ समय 3-4 सालों के बाद देखेंगे गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, आपको लॉजिस्टिक पार्क भी दिखेगा, वेयर हाउसिंग के भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखने लगेंगे। जो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े बड़े डेवलपर आपको भी आएंगे वेयर हाउसिंग में। ओके। और आप देखेंगे नियर बाई ये विदिन 10 to 15 किलोमीटर के बाद के जो भी डेस्टिनेशन हैं सब जगह आप वेयर हाउस लॉजिस्टिक की एक्टिविटी पाएंगे। ओके। होना ही होना है, मतलब वेयर हाउसिंग के लिए अलॉटेड है। पोर्ट की वजह से बहुत सारी कंपनीज आएंगी, उनको ऑफिसेज लगेंगे बहुत। अभी जैसे आपका ये जो थाने बेलापुर की बेल्ट है, यहाँ पर आप बहुत सारा कमर्शियल दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ कौन आएगा, बट अगर इतना प्लान किया गया, इतनी सारी चीजें हो रही, इतना बड़ा डेवलपर पंचशील आए वहाँ पे, और भी जो नवी मुंबई के अच्छे डेवलपर थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए। कोई डेवलपर उस बेल्ट में मैंने ये भी देखा है, उस बेल्ट में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे रेसिडेंशियल्स भी आ गए, जबकि वहाँ पे पहले कभी रेसिडेंशियल था, कमर्शियल था कंप्लीटली। वो एक्चुअली प्लान ऐसा है कि वहाँ पर जो भी प्लॉट डेवलप होगा उसमें रेसिडेंशियल कम कमर्शियल रखना पड़ेगा। आईटी कमर्शियल रेसिडेंस को मिक्स करके करना पड़ेगा। वो उनका कुछ उस जोन के हिसाब से कुछ उसका डिसाइड हुआ है, यानी वो वैसा प्लान में। बट वहाँ पर भी आपका रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे आप वहीं पर रहेंगे और वहीं पर काम करेंगे। उससे अच्छा तो मुंबई में कुछ हो नहीं सकता है। मतलब आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं और वहाँ पर आपको नियर बाई काम करने को मिल जाए, उससे अच्छा पूरे इंडिया में कहीं कुछ, पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ नहीं हो सकता। वो इकोसिस्टम रेडी किया जा रहा है। आज अपने को लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनिशियल के जब पोजीशन होंगे, 2-3 साल तक थोड़ी फाइट रहेगी, बट एवरीथिंग विल बी ऑक्यूपाइड बिकॉज अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाकी आना। बिल्कुल, यानी अगर इतने बड़े बड़े डेवलपर वहाँ पर बेट लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे जो हम आम पब्लिक को नहीं पता है। ऐसा बहुत कुछ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये जो पॉइंट आपने बहुत सही जोड़ा है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे ही हमें लगा। तो मैंने एक चीज़ और भी देखी है, नवी मुंबई के जो कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और डिजाइंड है कि यहाँ के रेलवे स्टेशन में क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और अगर बहुत ज़्यादा क्राउड उतरता भी है रेलवे से या फिर, तो इमीडिएटली वो इवैक्यूएट एग्जिट भी बहुत अच्छे से होता है। उसका देखिए सीन ऐसा है कि अगर आप यहाँ की जो लोकल ट्रेन देखेंगे, यानी लोकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे अब वहाँ से मुंबई से ट्रेन निकले तो या तो सेंट्रल जाएगी या तो हार्बर में आएगी वो, करेक्ट, और या वेस्टर्न जाएगी। तो ये जो नोड है हार्बर में पहली बात तो क्या है कि बहुत पास रेलवे स्टेशन, यानी एंट्री एग्जिट बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल। आप अगर ट्रैवल करते हैं, डेली जॉब करते हैं, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। प्लस वो तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में था। उसमें कल को जैसे ही कंजेशन शुरू होगा उसके लिए गवर्नमेंट ने मेट्रो का भी अरेंजमेंट हो गया वहाँ पे।
यानी अब जहाँ जहाँ पर लोकल ट्रेन नहीं जा रही थी उसको कनेक्ट करते हुए, एक तो पहला तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट उन्होंने मेट्रो मेट्रो कर दिया है, कनेक्टिविटी गोल्ड पास लाइन की 10 हो गई, उसके बिल्कुल। बाद में आपका ये अपना खांडेश्वर से लेकर के दुश्मी तक और ये अपना दिघोड़ा उरन तक एक मेट्रो मेट्रो जा रही लाइन है। जा रही जैसे है, वो हाँ। इसलिए जा रही है क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, बहुत सारी पब्लिक आएगी, तो और जो एयरपोर्ट से भी ट्रैवल करेंगे आने जाने के लिए, उनके बिल्कुल। लिए उन्होंने एक नया, ऑलरेडी ट्रेन है, ट्रेन में अभी तक कंजेशन नहीं है, बट ऑलरेडी दूसरा प्लान उनका आ चुका है, रेडी हो मास्टर चुका प्लान है, रेडी है, बिल्कुल। स्टेशन भी रेडी है। ओके, मतलब स्टेशन रेडी इन द सेंस, मतलब प्लान में सब प्लान रेडी है। ब्लूप्रिंट्स रेडी होंगे, उसके कोई प्लान भी रेडी शहर होंगे। जब डेवलप होता है तो उसके आने वाले 100 साल, 50 से 100 सालों तक की प्लानिंग की जाती है। कोई भी शहर को डेवलप करने, हमें लगता है ये प्लानिंग सही से नहीं, वो नहीं हुई, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट प्लान करती है तो उसके 50 to 100 ईयर्स का बैकअप लेके रखा जाता है कि 50 से 100 साल के बाद में क्या होगा वहाँ पे। तो उस लेवल की प्लानिंग नवी मुंबई में ऑलरेडी हो चुकी है, जो प्लानिंग मिसिंग थी मुंबई में। तो इसके लिए आप, ये बहुत वेल प्लान, नीट एंड क्लीन, ग्रीन, ओपन वाइड रोड्स, मतलब जो आपको वहाँ नहीं मिला, जो जियोग्राफिकल वहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड्स थे, यानी वो नहीं हो पा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान की गई। तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तेजी से नवी मुंबई बूस्ट कर रहा है, और रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या सोचते हैं कि ये जो सेक्टर है नवी मुंबई 3.0, और ये भले वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्लॉट लैंड कुछ भी होगा, यस ऑब्वियसली। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल स्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करने का बहुत सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द आप पिछले 5 साल की अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। जिन्होंने लैंड की जर्नी से शुरू किया था, लैंड की जर्नी से लेकर के अपार्टमेंट की जर्नी से कमर्शियल हो गया, जिसने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया, इवन लॉकडाउन में पूरा इंडिया का मार्केट हिल गया था, बट लॉकडाउन में भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, लॉकडाउन में भी लोग यहाँ पर खरीद रहे थे, और जो लॉकडाउन के बाद में अभी यहाँ पर आप देखोगे जो प्राइस है या जो एप्रिसिएशन हुआ है, लाजवाब है। मतलब मार्केट यहाँ पर कभी भी डाउन हुआ ही नहीं, इतने रिसेशन है, सब कुछ है, कभी भी मार्केट नहीं गिरता यहाँ का। उसका रीज़न ये है कि सप्लाई कम है। अगर आप दूसरे सिटीज़ में जाएंगे, आप नोएडा में जाएंगे, आप दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में जाएंगे, तो वहाँ पर उनके पास में लैंड का कोई इशू नहीं है, लैंड बैंक उनके पास में बहुत है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जैसा यहाँ पर एक सेक्टर बनता है वैसा वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनता है, तो उतना लैंड बैंक उनके पास है, हमारे पास में लैंड बैंक नहीं है, वही हमारा प्लस है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि 2026, 2027 दिस इज़ द राइट टाइम। 27 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, बट अभी का राइट टाइम है। लेट मत करो, पैसे रखे हैं, तुरंत इन्वेस्टमेंट करो। और संदीप भाई से ज़्यादा अच्छा कौन एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स है नेस्ट गुरु की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है, कांटेक्ट कीजिए, संदीप भाई का कंसल्टेंट लीजिए। आई एम डैम श्योर आपका पैसा यहाँ पे हमेशा डबल ही होने वाला है। संदीप भाई जो भी आएगा थोड़ा कमीशन रखना मेरे लिए। डेफिनेटली बिजनेस की बात होगी यहाँ पे, बट आपके फ़ायदे की बात है, तो आप बिना किसी देरी के तुरंत कांटेक्ट कीजिए संदीप भाई से। बाकी आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये मैंने सिर्फ बीच में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इसको कट करके बताया कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन नवी मुंबई, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रियल स्टेट एक्सपर्ट्स, और नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी सभी कंट्रीज़ की नज़र नवी मुंबई, मुंबई 3.0 और यहाँ के फास्टेस्ट ग्रोइंग कमर्शियल हब्स के ऊपर है। यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट जारी है, ऑलरेडी है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लोमेटिक चेंजेस इंटरनेशनल लेवल ही यहाँ पे इंटरफेरेंस है इस जगह पे। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। संदीप भाई मैं यही पूछना चाहूँगा इसमें कि जैसे मैंने भी बताया कि फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, कमर्शियली भी ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे आईटी हब, डेटा सेंटर्स और ये सब चीज़ जो इस बेल्ट में पूरा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जॉब्स भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। तो और मुंबई से पुणे भी जो है कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी तो मिसिंग लिंक भी हो गया, 2 घंटे में से भी कम टाइम में हम पुणे पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या चेंजेस ला रही है? एक्चुअली आप देखेंगे ना इसको इस तरीके से समझिए कि आज मुंबई में जो हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इतने बड़े लेवल का कमर्शियल आ रहा है,
डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें कुछ लोग नवी मुंबई के होंगे, कुछ लोग मुंबई के होंगे, कुछ लोग पुणे से भी आएंगे। राइट। आज अगर आप लोनावला के घाट में जाएंगे तो लोनावला के घाट में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं शाम को, हाँ, जब करेक्ट। ट्रैफिक रहता है। तो ये ऑलरेडी एक प्रायर अरेंजमेंट है कि आप यहाँ से 1 आवर 40 मिनट्स में पुणे टच कर जाएंगे, और आज Okay. आप टच कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी अगर आप तलेगांव से थोड़ा सा आगे जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर जाएंगे तो आपको शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, हाँ हाँ, करेक्ट। वो कनेक्टिविटी, वो उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमें थोड़ा बाद में पता चला है, लेकिन उसकी ऑलरेडी प्लान हो चुका है, और कुछ समय के बाद में हम मुंबई पुणे कनेक्ट पाएंगे। ओके। मुंबई और पुणे जो आप यहाँ से हम लोनावला पहुँच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँच पहुंच गए। और वो लोग भी उधर से आ वहाँ रहे से आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम दोनों लोग मिल जाएंगे। हाँ, मतलब थोड़ी सी अगर डर नहीं है। मैं पुणे में रह रहा हूँ तो मुंबई जॉब कर सकता हूँ, और मुंबई रह रहा हूँ तो पुणे जॉब कर सकता ये हूँ। वही daily इकोसिस्टम basis है, पे। ये Okay. वही इकोसिस्टम है कि आप मुंबई से, इसके बाद में आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसको इतना इजी किया जाएगा कि आज भी मुंबई पुणे का ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बहुत इजी है। यानी आप अगर वहाँ से ट्रैवल करते हो तो आपको मुंबई आने, नवी मुंबई टच करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, और नवी मुंबई से अगर आपको पुणे आना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैसे ही तरह का इकोसिस्टम रेडी किया जा रहा है। ओके। हमने संदीप भाई मुंबई के बारे में बात कर लिया, मुंबई की हिस्ट्री पूछ ली, फिर मुंबई, नवी मुंबई कैसे स्टार्ट हुआ, सब कुछ हुआ। अब मुंबई से हम नवी मुंबई आ गए, नवी मुंबई से 3.0 चले गए, पुणे चले गए। बीच में एक चीज़ रह गई है, वो मैंने भी सुना, कई लोग जानते भी नहीं, ये नैना कौन है। ये नैना, ये वर्ड बहुत ट्रेंड हो रहा है। पहली बात तो ये नैना है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, यही बहुत लोग को नहीं पता है। तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। नैना एक्चुअली क्या है कि एक नोडल प्लान है। Okay. वो जो पूरा एरिया है उसको बोलते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया। ओके। यानी वो जो नैना की प्लानिंग चल रही है उसके भी टेंडर वगैरह सब फ्लोट हो गए हैं, और उसकी थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग है। यानी जो हमने अभी तक देखा उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी उसके हिसाब से एक एडवांस प्लानिंग की जा रही है। उसका थोड़ा सा विज़न ही एडवांस है। ओके। यानी एक बिजनेस स्टिक्स हो गए, जो भी कमर्शियल रेजिडेंशियल जो भी चीज़ें हम वहाँ पर प्लान कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे प्लान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स अगर आप एज्यूम कर पाएंगे तो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में वो एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट होगा। जो यहाँ के नियर बाय में बहुत अच्छा होगा। यानी वहाँ पर जो रोड्स वगैरह हैं, बहुत बड़ी बड़ी 100 मीटर्स की रोड, इस टाइप से रोड्स की सब प्लानिंग हो रही है वहाँ पे। ओके। जैसा मैंने सुना है कि उसका जो डेवलपमेंट है, रोड्स हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गई, या जो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, या रेसिडेंशियल की जो एक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी हो गए, इंटरकनेक्टेड रोड्स हो गए, उसका थोड़ा एडवांस लेवल पे प्लानिंग बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत ही प्लान्ड होगा एकदम। जैसे ही नवी मुंबई में किसी भी तरह का कंजेशन आने लगे उसके लिए एक दूसरा सिटी रेडी होगा जो उसको कैटर करेगा। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्लानिंग होगी वहाँ। उसके लैंड की भी सेंटर हो गए, बहुत सारी चीज़ों के। तो उसकी लैंड की प्लॉटिंग और टेंडरिंग भी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी सब शुरू हो गई है। यानी अभी उन्होंने जितने भी एरियाज हैं उनका कुछ एरिया का एक्विजिशन हो चुका है, और कुछ एरिया का शायद अभी पेंडिंग हो। मेरे हिसाब से हो सकता है वो भी हो गया होगा। गवर्नमेंट ने इवन टेंडर भी फ्लोट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका भी सब काम शुरू हो गया है। यस। और उसमें जो हमारी अथॉरिटी है बहुत अच्छे से उसमें काम करी, बहुत अच्छे से प्लानिंग हो रही है। यानी अभी वैसा नहीं है कि आपको आज कुछ पता चलता है और 20 साल के बाद में उसकी बातचीत होगी। आज आपको पता चलता है तो आपको पिछले 6 महीने में उसमें कुछ ना कुछ, या तो उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखने लगेगा, या तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी पता चलने लगेगी। तो नैना भी बहुत ही स्पीड से समथिंग विच इज़ वेरी एडवांस। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मुंबई से एडवांस सिटी हमने इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप देखेंगे तो नवी मुंबई देखा, और नवी मुंबई से थोड़ा एडवांस लाइफ आप, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो चीज़ें यहाँ और बेहतर की जा सकती है, तो वो चीज़ आप नैना में देखेंगे। तो कमर्शियल हब के हिसाब से भी, जैसे नैना अभी आपने बोला कि सब कुछ एडवांस हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे मुंबई में ऑलरेडी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, जिसमें सभी कंपनियां सोचती है कि हमारा ऑफिस यहाँ होना चाहिए। तो बैंड्रा कोला कॉम्प्लेक्स, BKC जो है, जहाँ पे सारे मार्केट के बड़े प्लेयर्स का ऑफिस है। नवी मुंबई में भी BKC 2 सुना है कि लॉन्च होगा या फिर आ रहा है, उसके बारे में क्या? अगर आप मैंने वही बोला कि हमारे जो 1970 से लेकर के 2000 में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि रेसिडेंस तो आ गया था लेकिन कमर्शियल मिसिंग था। यानी आप रह तो सकते हैं लेकिन नियर बाय काम नहीं कर सकते। अगर आपको काम करना है तो मुंबई आना है। फिर लोग सोचते थे मुंबई में क्यों ना रहने लगे, नवी मुंबई क्यों। तो यहाँ पर जो अप्रिसिएशन था और जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पे, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल, कि वो उस माइंडसेट से आए नहीं थे यहाँ पर रहना है और यहाँ पर काम करना है। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने इस तरीके से जो कमर्शियल प्लानिंग की हुई है, जैसे आप BKC 2 जिसकी बात कर रहे हैं, BKC 2 अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो कमर्शियल की वहाँ पर जो प्लानिंग हो रही है, आज BKC 2 हम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे BKC में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं
उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की, इसलिए लोग बीकेसी जाते हैं। बिल्कुल। और बीकेसी इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। यानी आज जो भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, आप यूएस कॉन्सुलेट हो गया या जो भी चीज़ें हैं, एक ब्रांड हो गया। यानी अगर आप मुंबई में आपका ऑफिस, अगर आपने बोल दिया बीकेसी में ऑफिस है, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे देखे जाएंगे कि हाँ बीकेसी में ऑफिस है, बीकेसी में ऑफिस है। जैसे मुंबई में ऑफिस है, वैसे बीकेसी में उसका भी अपना एक लेवल हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे ही लेवल यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, यानी खारघर की भी उसी लेवल की प्लानिंग हो रही है। आप ये समझ सकते हो उसको, इस तरीके से आप रिलेट करो जैसे बीकेसी में अब जो जिस चीज़ों की मिसिंग हुई है, यानी जो उन्हें लगता है अथॉरिटी को यार ये चीज़ और अच्छे से डेवलप की जा सकती थी, वो डेवलपमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई जॉब करता है बीकेसी में ऑफिस है ना, वो स्टैंडर्ड आपने अभी बताया कि एक स्टैंडर्ड कि कहाँ जॉब करते हो, बीकेसी जॉब करता, तो वो एक सिमिलर टाइप का एडवांस बीकेसी जैसे कि यहाँ पे होगा, तो इट विल बी मोर डेवलप्ड। वैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, उसके पीछे टनल वगैरह बना रहे हैं, मेट्रो आ रही है, जो उनको कनेक्टिविटी चाहिए। यानी आप कल्याण से आते हो या आप भिवंडी से आते हो या आप दूसरे अदर पार्ट नवी मुंबई से आते हो, हर तरह की कनेक्टिविटी वहाँ पे, यानी लोकल ट्रेन भी है, ट्रेन मेट्रो भी है, उसके बाद में अच्छे रोड्स भी हैं, वो टनल का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। वो सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल का, कई हेक्टेयर की लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए प्लान की गई है। yes. और वहाँ पर जो नवी मुंबई के जो ऑफिसेस आएंगे वो नेक्स्ट लेवल के, वो बेलापुर लाइक ऑफिसेस नहीं रहेंगे, या जो अभी ऑफिसेस बने वो नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट। ओके, नहीं एक्चुअली ये बात सही है, प्लान ही उसी तरह से किया गया। जैसे आप एमआईडीसी में अभी जो ऑफिस देख रहे हैं, इंफ्रा पहले से रेडी था, फैक्ट्रीज वहाँ पर ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन अगर आपकी लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है तो फैक्ट्री का जो कैलकुलेशन है वो बैठता नहीं, और फिर वहां पर एक अपॉर्चुनिटी डेवलपर को दे दी गई। बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये समथिंग एल्स है। लाइक मुंबई था, नवी मुंबई बनाया, उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए, वैसे ही ये जो कमर्शियल है इससे बहुत एडवांस कमर्शियल है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है जैसे अभी आज जो बीकेसी मुंबई में है उसमें वहाँ ट्रैवल करने का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है, जैसे मैं अभी खारघर में ही रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि खारघर के सेंटर में बहुत बड़ा प्लॉट जो बीकेसी के लिए अलॉट है वो अभी भी खाली है। लेकिन आपने जो बोला कि ट्रांसपोर्टेशन, तो टनल का काम ऑलरेडी है जो कनेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली बीकेसी के पास होगा। जो कल्याण भिवंडी से आ रहा है उनके लिए मेट्रो सर्विसेज एज वेल एज रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी। तो मुझे लग रहा है जब ये ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा उसके बाद शायद वो बीकेसी को कंस्ट्रक्शन फेज में लेकर आएंगे। फिलहाल तो लैंड पूरी तरह से बैरल लैंड है, खाली लैंड ही है, जो मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि बीकेसी का एक प्लानिंग स्टेज में एक्चुअली वो सब अभी प्लानिंग स्टेज में। पहले बेसिक इंफ्रा चाहिए किसी भी सिटी को, अगर हम डेवलप कर रहे हैं या कोई लैंड का बड़ा पार्सल रेडी हो रहा है तो उसके आसपास पहले वो डेवलपमेंट चाहिए, नहीं तो फिर वो वही हो गया नवी मुंबई बन गया और उसके आसपास कुछ नहीं है। और उसी के साथ ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हमने सुना था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टेड और ऑलरेडी रिजर्व्ड लैंड है उसके लिए, एक एजुकेशनल हब बनेगा। अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट के नियर बाय में अभी किसी भी शहर में आपका यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, आपकी रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई, आपके काम करने की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर एक अच्छा लेवल का स्टडी हो पाए। यानी जैसे आज कोई अपने शहर को छोड़ के जाता है, अपने अपने लेवल पे सब लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके जाते हैं। कोई अपने शहर को छोड़ता है, कोई अपने देश को छोड़ता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कोई अपने स्टेट को छोड़ता है। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके लेवल पे, अपने लेवल पे लोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये प्लानिंग हो रही कि जो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वो एबरडीन हो, इलिनॉस हो, या 5-6 यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ में हमारा ऑलरेडी LOI साइन हो गया है, सिटको उस पर काम चल रहा है, और भी उसके अलावा भी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ उनके पाइपलाइन में हैं जिनके साथ में पूरा एक एडो सिटी बनाया जा रहा है। तो वो पूरा एडो सिटी ही वो एयरपोर्ट के पास में और करंजटे के पास में एक लैंड पार्सल है, वहाँ पर प्लान हो रहा है। तो वहाँ पर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़, मैंने अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में LOI साइन हो चुका है, उस पर पेपर वर्क चल रहा है, और जैसे जैसे जो फाइनल होगी वो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, वो इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं, सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है। यानी आपको इस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पर आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पढ़ाई करने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वही यूनिवर्सिटीज़, वही सर्टिफिकेशन आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इतना पॉपुलेशन आ रहा है, यानी अब वो इकोसिस्टम बन रहा है, बिल्कुल कई करोड़ लोग आपके वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी वो बना रहे हैं वो यूज़ हो जाएगा।
ओके। चाहे वो आप ग्रोथ सेंटर बोल सकते हो, कमर्शियल बोल सकते हो, या जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो क्लास का पब्लिक आएगा कि वो यूज़ हो जाएगा हो उसका। जाएगा। तो जैसे कि मुंबई को हम सभी लोग आज तक फाइनेंशियल कैपिटल बुलाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि नवी मुंबई को नॉलेज कैपिटल कहा जा सकता है आने वाले टाइम पे, लाइक एजुकेशनल कैपिटल? यस, ऑब्वियसली एडू सिटी जिस तरीके की प्लानिंग है यहाँ पे, 100% आने वाले टाइम पे इसे नॉलेज कैपिटल सिटी भी कहा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। और इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो आने वाले टाइम पे बूस्ट होगा उसी चीज़ के रिलेटेड, जॉब्स में या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में, यस यस, उसमें आपका क्या ख्याल है कि? अभी अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी जो मतलब इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या क्रॉस वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग नवी मुंबई में ऑलरेडी बेट लगा चुके हैं, Okay. और कुछ लोग बेट लगा रहे हैं। आप ये समझ के चलो कि इंडिया के बड़े से बड़े ब्रांड ऑलरेडी नवी मुंबई में बेट लगा चुके हैं। ओके। जैसे आप देखेंगे कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, फिर उसके बाद में रिलायंस के पास में बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। मुझे लगता है सबसे बड़ा यानी- लैंड पार्सल रिलायंस का Yes, है बहुत बड़ा लैंड commercial में। पार्सल है। इवन आप अगर सी के किनारे किनारे द्रोणागिरी तक आप देखेंगे हाँ। तो इनके पास में कई हेक्टेयर लैंड है, हाँ। जिसमें इनकी एक बहुत बड़े लेवल पे इन फ्यूचर पे प्लानिंग मेरे हिसाब से आ सकती है। एजुकेशनल का प्लान भी है एजुकेशनल हो उनका सकता है, 5 स्टार होटल हो सकते हैं, या Okay. कमर्शियल ऑफिसेस हो सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ आएगी जो एक रेकरिंग इनकम प्रोवाइड बिल्कुल, करे। बिल्कुल। लैंड तो हैंडओवर वो भी चाहेंगे कि इससे इतनी प्रीमियम लैंड है तो लाइफ टाइम उससे इनकम होती रहे। जनरेट होगी। और उसके बाद में डेटा सेंटर का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हाँ, हैं तो वो भी एक डेटा सेंटर का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन वैसे भी आने वाला है, और वो आना ही आना है। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर चुकी हैं, बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ हैं। बहुत आपको मैं उनका नाम बताता हूँ, जैसे सिफी टेक्नोलॉजीज़ हो गई, आपकी एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स हो गए, ESR ग्रुप हो गया, ब्लैकस्टोन एंड पंचशील रियल्टी हो गई, कैपिटल लैंड हो गया। इतनी सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो संदीप भाई, अब हम क्लोजर पे ऑलमोस्ट आ ही गए, तो ये पॉडकास्ट क्लोज होने से पहले एक बहुत क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, क्विक आंसर आपका दे देना कि व्हाई नवी मुंबई? वाई नॉट नवी मुंबई? ओके। अगर आप देखेंगे ये जो पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की। रहने के लिए किसी इंसान को जो चाहिए वो बिल्कुल। सारी चीज़ें आसपास में हैं। यानी आपके पास में रोड की कनेक्टिविटी है, आपके पास में काम करने के लिए यहाँ पर रोजगार है, हाँ। आपके पास में एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें हैं, आपके पास में एडो सिटी पढ़ाई के लिए है, आपके हाँ। पास में एयरपोर्ट है, आपके पास में पोर्ट है, आपके पास में अच्छे रोड्स हैं। जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा बिल्कुल। इकोसिस्टम चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि नवी मुंबई से तो अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। यस। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट नवी मुंबई? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। शायद बहुत सारे व्यूअर्स को ये चीज आज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब नवी मुंबई का प्लान हुआ था, कई सारे मुंबई के इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ वाशी से बेलापुर के स्ट्रेच में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया और बहुत लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दोबारा खुली है। जनरली कभी भी डबल चांस नहीं मिलता है, तो व्हाई नॉट नवी मुंबई? दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन नवी मुंबई। एंड आप नवी मुंबई 3.0, नैना, या फिर नवी मुंबई के कमर्शियल जोन BKC2, ऐसे कई सारे सेक्टर्स है जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आप चेक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गुरु से आप किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुंबई शहर 7 आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया था। उसके बाद वहां पर किस प्रकार के कितने सारे चेंजेस है, ये एक हिस्ट्री है, और मुंबई ऑलरेडी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है, और आज भी मुझे लगता है आने वाले कई वर्षों तक भी मुंबई मुंबई ही रहने वाली है। मुंबई का चार्म कभी भी चेंज नहीं होगा। सोशल मीडिया पे काफी वॉर चलता है, नवी मुंबई, मुंबई गांव है, शहर है, ऑल ऑफ दोस, बट मुंबई इज ऑलवेज अ मुंबई। और नवी मुंबई 3.0, ये सब जुड़ने के बाद में डेफिनेटली ये इंडिया का सबसे ब्राइटेस्ट फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। देर मत कीजिए, तुरंत नेस्ट गुरु को कनेक्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में किसी भी टॉपिक का अगर आपको डिटेल्ड वर्जन जानना हो तो हमारे पीछे जितने भी वीडियोस हैं, पॉडकास्ट है, उसको आप जरूर देखिए, जहां पे हमने डावोस की बात की है, नैना की बात की है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की है, आने वाले
इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिटेल्ड में बात की हुई है, कनेक्टिविटी के बारे में बात की हुई है। डोंट मिस दैट। और ये पॉडकास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।